नमस्कार। मैं दीपक राणा। डिप्लोमेटिक मंच पर कूटनीतिक क्षेत्र पर भारत को शनिवार को एक हिस्टोरिकल विजय मिली। भारत ने न केवल अपनी धाक जमाई बल्कि G20 शिखर सम्मेलन में गतिरोध को खत्म करते हुए समूह के सभी देशों को साझा घोषणा पत्र जारी करने के लिए सहमत कर लिया। बैठक के पहले दिन के दूसरे सत्र में नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी देशों ने स्वीकृति दे दी। साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं है, बल्कि समग्र और स्थायी शांति स्थापित करने की बात प्रस्ताव में कही गई है। इसमें आह्वान किया गया है कि हर देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के वही शब्द दोहराए गए जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन जी को कहा था कि यह युद्ध का काल नहीं है। देश की राजधानी स्थित प्रगति मैदान में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला डी सिल्वा जैसे दिग्गज वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। सम्मेलन में अध्यक्ष भारत के अलावा 19 देश और विशेष तौर पर आमंत्रित 14 वैश्विक संगठनों के प्रमुख और 9 देशों के प्रमुख शामिल हुए। दिन भर चले सम्मेलन में एक धरती, एक विश्व, एक भविष्य के साथ ही विकासशील एवं निर्धन देशों के हितों को लेकर चर्चाएं हुई और इस बारे में बतौर अध्यक्ष भारत ने जो भी प्रस्ताव रखे उन पर विमर्श हुआ। सबसे बड़ी सफलता यह रही कि पिछले 9 महीनों में भारत की तरफ से जितने भी प्रस्ताव रखे गए हैं, तकरीबन सभी प्रस्ताव पर सहमति बनी हो उन्हें घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया। इसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि कहा गया, क्योंकि घोषणा पत्र को लेकर कुछ विवाद पहले सामने आ रहे थे, लेकिन मोदी जी की कूटनीतिक प्रयासों से और सफलता से प्रथम दिन ही घोषणा पत्र का ऐलान हुआ और उस पर सभी देशों के सभी प्रमुखों की सहमति रही। पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए मोदी जी ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का नया सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी देशों ने स्वीकृति दी। पीएम ने दिसंबर 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन से यह वायदा किया था कि वह G20 में सदस्यता दिलाएगा। तो अपने इस वायदे का वचन का मोदी जी ने भारत में G20 सम्मेलन में अपने वायदे को निभाया।
दूसरे सत्र में मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर बड़ी सहमति बनाई, जिसका सभी वैश्विक नेताओं ने एक ध्वनि से स्वागत किया। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि नई दिल्ली घोषणा पत्र में 83 पैराग्राफ है। वो सभी प्रस्तावों पर सभी देशों ने आम सहमति प्रकट की। घोषणा पत्र में G20 ने व्यक्तियों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा की है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, राय या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार और संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार एक दूसरे पर आश्रित, अंतर संबंधित और पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाले हैं। ये अधिकार धर्म या आस्था के आधार पर सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई में भूमिका निभाते हैं। घोषणा पत्र में शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आतंकवाद की सभी रूपों की निंदा की गई। इसमें विदेशियों से नफरत, नस्लवाद और असहिष्णुता के अन्य रूपों के आधार पर धर्म या विश्वास के नाम पर आतंकवाद शामिल है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक कहा गया है। घोषणा पत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण ही आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है। आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह, संचालन की स्वतंत्रता, आवाजाही और भर्ती के साथ वित्तीय, भौतिक या राजनीतिक मदद से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। घोषणा पत्र में छोटे और हल्के हथियारों की तस्करी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया है। साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारत की अध्यक्षता में 9 महीनों में जितनी भी मंत्री स्तरीय बैठकें हुई है, उनमें से किसी में भी साझा घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन सकी थी। सबसे बड़ी वजह यूक्रेन इशू था, जिसे साधने के लिए भारत ने कूटनीतिक कुशलता दिखाई। घोषणा पत्र में सभी देशों से कहा गया है कि वे ताकत के बल पर किसी दूसरे देश के किसी हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश ना करें और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर धमकी ना दें। कहने की जरूरत नहीं कि ये दोनों बातें रूस की तरफ इशारा करती है। दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व दूसरे नेताओं के साथ मिलकर भारत पश्चिम एशिया यूरोप रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। इससे चीन की कनेक्टिविटी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा जवाब बताया गया, जिसमें भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका होगी। शाम को मोदी ने बाइडेन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना
ब्राजील के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति, इटली की प्रधानमंत्री व कुछ दूसरे नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का ऐलान किया। G20 सम्मेलन का समापन 10 सितंबर को होगा। ब्राजील इसका नया अध्यक्ष होगा। दूसरे देशों में रेल, सड़क व बंदरगाह बनाकर उन पर आधिपत्य जमाने की चीन की रणनीति का जवाब भारत और अमेरिका ने खोज निकाला है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ दूसरे मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा कर दी है। इस कॉरिडोर में रेल लाइनों, सड़कों और बंदरगाहों का नेटवर्क होगा। स्वच्छ ईंधन के निर्यात की व्यवस्था भी होगी। सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए समुद्री केबलों का नेटवर्क भी होगा और इस समूचे क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने वाली ग्रिड व्यवस्था भी होगी। इस संबंध में घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह कॉरिडोर गरीब व विकासशील देशों की प्रगति तेज करेगा, लेकिन इसमें सभी देशों की संप्रभुता व अखंडता का ख्याल रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे ऐतिहासिक बताया है। शनिवार को दिल्ली के गहमा-गहमी भरे कूटनीतिक माहौल में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की सह अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वैश्विक ढांचागत व निवेश के लिए साझेदारी को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की गई। कार्यक्रम में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर शोल्ज और ईयू की प्रेसिडेंट लेविन भी मौजूद रही। ये सारे देश इस प्रोजेक्ट के साझेदार होंगे। भारत को एक वैश्विक लीडर के तौर पर पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सभी देशों से आह्वान किया कि यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से वैश्विक स्तर पर एक दूसरे पर भरोसा कम हुआ है, उसे अब बहाल करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व कल्याण के लिए सभी देशों को एक साथ चलने की भी बात कही। शनिवार को G20 समूह के शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विश्व की पुरानी समस्याएं नए समाधान की मांग कर रही है। हमें विश्व को नई दिशा देने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। 3 सत्रों में चले शिखर सम्मेलन को मोदी ने कई चरणों में संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भारत की धार्मिक विविधता के जिक्र के साथ किया और कहा कि हर धर्म को भारत में सम्मान मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का है। युद्ध ने इस विश्वास की कमी को और भी गहरा कर दिया है। आज G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत पूरे विश्व को आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले विश्वास के अभाव को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह वैश्विक भलाई के लिए हम सब के लिए मिलकर चलने का समय है। पीएम ने यह भी साफ तौर पर बताया कि विश्वास का संकट कहां-कहां है।
और इसे दूर करना क्यों जरूरी है। कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल, उत्तर व दक्षिण का विभेद, पूर्व व पश्चिम की दूरी, खाद्य, ईंधन व उर्वरक प्रबंधन, आतंकवाद व साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। मोदी ने आह्वान किया कि हमारी पुरानी समस्याएं अब नया समाधान मांग रही है। हमें मानव केंद्रित भाव के साथ दायित्व निभाने के लिए आगे बढ़ना होगा। G20 के मंच पर मोदी ने ईंधन मिश्रण के संबंध में आपस में काम करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों को ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव शुरू करने का प्रस्ताव रखा। हाल ही में सफल चंद्रयान 3 का जिक्र भी उन्होंने किया और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया। इससे मिलने वाले आंकड़ों व सूचनाओं को सभी देशों के साथ, खास तौर पर विकासशील देशों के साथ साझा करने की बात मोदी जी ने कही और इसमें सभी देशों को जुड़ने का आह्वान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन की फंडिंग के लिए वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव 21वीं सदी में दुनिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से विकसित देश इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $100 अरब की प्रतिबद्धता को पूरा करने की इच्छा को लेकर विकसित देशों की सराहना की। साल 2009 में कोपेनहेगन संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष $100 अरब मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि धनी राष्ट्र इसे पूरा करने में बार बार विफल हुए। मोदी ने ग्रीन क्रेडिट कहे जाने वाले अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने G20 देशों से सकारात्मक पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने अपने पर्यावरणीय कार्यों के लिए व्यक्तियों, निजी क्षेत्रों, लघु उद्योगों, वाणिज्य उद्यमी और किसान संगठनों द्वारा किए गए पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने की खातिर अपना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम तैयार किया है। अपने G20 की मेजबानी में कई जटिल वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति के साथ नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र से लेकर अफ्रीकी संघ को इस विश्व मंच की स्थायी सदस्यता की राह बनाकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि वैश्विक कूटनीति का नेतृत्व करने के लिए वह पूरी तरह सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध की परछाई में साझा घोषणा पत्र पर मंडराते घने बादलों को भारतीय कूटनीति ने G20 शिखर सम्मेलन के सबसे चमकीले ठोस नतीजे के रूप में तब्दील करने में अहम भूमिका निभाई।
इसमें संदेह नहीं कि 2 दिवसीय नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन दुनिया के आर्थिक रूप से सबसे प्रभावशाली विश्व मंच का नेतृत्व करते हुए भारत ने शीर्षक वैश्विक मंचों का नेतृत्व करने की अपनी छलांग को एक नया ऊंचाई, एक नई शिखर दी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध समेत कई वैश्विक भू राजनीतिक इशू पर सहमति बनाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा, मगर भारत ने ब्राज़ील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मिलकर सहमति बनाई। अफ्रीकी महासंघ को G20 की सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने में इन देशों ने सहयोग दिया। अफ्रीकी संघ लगभग 50 देशों का समूह है और इसकी आबादी लगभग 1.5 अरब है। यह बहुत बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसे G20 में शामिल करवाने को भारत और समूह के देशों की ओर से चीन के प्रभाव को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र ने जो हासिल किया है वह पिछले किसी सम्मेलन की तुलना में 2.5-3 गुना ज़्यादा है। कूटनीति ही नहीं, सामाजिक आर्थिक विकास, हरित ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लेकर विश्व खाद्य संकट और वैश्विक आर्थिक संस्थाओं के संचालन फ्रेमवर्क समेत नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत का नैरेटिव सकारात्मक ढंग से स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जाम्बिया, घाना, इथियोपिया और श्रीलंका जैसे गहरे कर्ज में डूबे देशों को उबारने के लिए आर्थिक फ्रेमवर्क के अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण में भारत द्वारा अहम भूमिका निभाने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब इंडिया की जगह आपको भारत शब्द ही नजर आएगा। G20 सम्मेलन के मोदी के सामने रखे नेम प्लेट पर लिखे भारत से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने खुद को भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में पेश किया है। इससे पहले G20 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने से स्पष्ट हो गया है कि वैश्विक मंचों पर और सरकारी कार्यक्रमों में इंडिया की जगह अब भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। G20 में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने से संयुक्त राष्ट्र में भी देश के नाम बदले जाने की अटकलें तेज हो गई है। वैसे सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज में देश का नाम इंडिया की जगह भारत किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तुर्की का उदाहरण दिया। भारत अपनी अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक के पहले ही दिन जिस तरह सभी सदस्य देशों के बीच
सहमति बनाने और साझा घोषणा पत्र जारी करने में सक्षम हुआ, वह उसके कूटनीतिक कौशल का कमाल ही है। भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र पर सहमति कायम होना भारतीय नेतृत्व की एक बहुत बड़ी जीत है। इसकी आशंका थी कि यूक्रेन युद्ध के कारण साझा घोषणा पत्र तैयार होना कठिन होगा। यह आशंका और भी बढ़ चुकी थी जब G20 के वित्त मंत्रियों और विदेशी मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य बैठकों में कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं हो सका था। इसके बाद जब रूसी राष्ट्रपति और फिर चीनी राष्ट्रपति नई दिल्ली आने से पीछे हट गए, तब भी साझा घोषणा पत्र जारी होने का संदेह हो चुका था। लेकिन अंततः भारतीय नेतृत्व ने वह कर दिखाया जो असंभव सा लग रहा था। भारत साझा घोषणा पत्र को लेकर सहमति बनाने में इसलिए सक्षम हो सका क्योंकि उसने वैश्विक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए एक दूसरे पर भरोसा और मिलकर काम करने की महत्ता को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया। भारत G20 देशों के बीच तनातनी के बावजूद केवल साझा घोषणा पत्र पर सहमति कराने में ही सफल नहीं रहा, बल्कि वह सदस्य देशों को इसके लिए राजी करने में सफल रहा कि 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को भी इस विशिष्ट समूह का हिस्सा बनना चाहिए। भारत की इस पहल को जो सफलता मिली, उससे अफ्रीकी देशों की सदस्यता तो मिलेगी ही, उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी विश्व में बढ़ेगा। निस्संदेह महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि भारत साझा घोषणा पत्र जारी कराने में सफल हुआ, बल्कि यह भी कि इसके माध्यम से वह बड़े देशों को यह संदेश देने में सफल हुआ है कि टिकाऊ, संतुलित एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना अब समय की मांग बन चुका है। साझा घोषणा पत्र की एक विशेष बात यह भी है कि यह अब तक का सबसे व्यापक घोषणा पत्र है जिसमें जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के साथ साथ लैंगिक समानता को भी बल देने, महिलाओं एवं कन्याओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन ने यह भी दिखाया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय हितों का संरक्षक बनने के साथ विश्व को दिशा देने में समर्थ रहा है। इसका परिचय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने की घोषणा से मिला है। इसके पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत कर चुका है। अब इस गठबंधन के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। स्पष्ट है, भारत समय को एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ ही अपनी कूटनीतिक कौशल से विश्व पर गहरी छाप छोड़ता जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह देखा जा रहा है कि भारत विश्व मंच पर जो प्रस्ताव रखता है उस पर आम सहमति, स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। जैसा योग दिवस है, अब अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल कराना वैश्विक स्तर पर
भारत की नेतृत्व करने की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाता है। यह बताता है कि भारत के रखे गए प्रस्ताव को विश्व के सभी देश बढ़ चढ़कर मान्यता दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानने वालों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।